नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। रात के 9 बजे हैं और आज आंकड़े हमारे फैसला आपका में सबसे पहले हम बात वीर जवानों की करेंगे। जी हां, वीर जवानों की उस शहादत की करेंगे जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश है। सीमा पार समर्थित आतंकवाद से देश का खून खौल रहा है। दरअसल 2 दिन पहले 13 सितंबर को अनंतनाग में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए, जिसके बाद देश में गुस्से का माहौल है और आतंक के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वीर जवानों की शहादत को लेकर देश में गम का भी माहौल है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई है। शहीद कर्नल को उनके 7 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर पूरा माहौल गमगीन हो गया। शहीद कर्नल मनप्रीत का अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में उनके पुश्तैनी गांव भड़ोजिया में किया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। उधर पानीपत के आशीष धौचक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बिंझोल ले जाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट को गुरुवार को उनके पैतृक गांव बड़गाम में सुपुर्दे खाक किया गया। वहीं अनंतनाग के काकेरनाग की पहाड़ियों पर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन अब भी जारी है। आज चौथे दिन भी आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही है। आतंकवादियों के खात्मे के लिए सेना की ओर से अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकवादियों के शर्मनाश के लिए सेना के महाकमांडो हथियार के साथ उतर गए हैं। कार्ल गुस्ताव M4 ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऐसा तेज और घातक हथियार है जिसकी मार से कोई नहीं बचता है। इसके अलावा हेरॉन ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और संदिग्ध जगहों पर बमबारी की जा रही है। सुरक्षा बल उस जगह की ओर गोलाबारी और धमाके कर रहे हैं जहां माना जा रहा है कि आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 आतंकी राजौरी तक फैले पीर पंजाल के घने जंगल में छुपे हैं। इनमें एक लश्कर तैयबा का कमांडर उजेर खान है। इन्हीं आतंकियों के हमले में बुधवार को सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। कश्मीर में पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ा हमला है जिनमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अधिकारी शहीद हुए थे। इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें 8 ही स्थानीय थे और बाकी सभी सीमा पार से आए हुए आतंकी थे। कश्मीर के कुकरनाग के जंगलों में छुपे आतंकियों के सर्वनाश के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। आज सुबह तड़के भारतीय सेना ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ सर्विलेंस ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए अपने ऑपरेशन को जारी रखा। आज दोपहर जंगल के इलाके में जो है सेना के जवानों ने कुछ हरकत देखी, जिसके बाद वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। ड्रोन के जरिए वहां पर जो है वो एक्सप्लोजिव जो है वो डाले गए ताकि आतंकी अगर उस इलाके में हैं तो उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। आपको बता दूं कि बुधवार की सुबह यहाँ इसी इलाके में जंगल में जब सेना ऑपरेशन के लिए गई थी तो उसी वक्त वहां छुपे आतंकियों ने बाहर निकलकर अचानक सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान जो है वो शहीद हुए थे। जब जम्मू कश्मीर की पुलिस के डिप्टी एसपी जो हैं हुमायूं भट्ट जो है उनकी भी इसमें शहादत हुई थी। आज सुबह जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ उसके कुछ ही घंटों के बाद इस जंगल के इलाके से भारतीय सेना के एक जवान का शव बरामद हुआ जो पिछले 3 दिन से मिसिंग था, जिसके साथ ही ये संख्या यहाँ इस ऑपरेशन में जो कैजुअलिटी हुई है उसकी 4 हो गई है। वहीं भारतीय सेना लगातार कोशिश कर रही है कि इस ऑपरेशन में जल्द से जल्द कामयाबी हासिल हो और यहाँ छुपे 3 से 4 आतंकी जो हैं उनका सफाया हो सके। के साथ साथ लोगों ने देश भर में अपना गुस्सा दिखाते हुए इस चीज की भी मांग की कि सरकार इन आतंकियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे और न सिर्फ इन आतंकी बल्कि
पाकिस्तान में छुपे जो आतंकी कैंप हैं या पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप हैं उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस आतंक के जो नासूर है इसको पूरे तरीके से उखाड़ फेंका जा सके। आपको ये भी बता दूं कि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि इस वक्त रात का समय है और एहतियातन रात के समय ऑपरेशन को होल्ड कर दिया जाता है, ताकि जंगल में और ज्यादा नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों का ना हो जाए। अजय जंडिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। एक बड़ी घटना, और इसी बड़ी घटना पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी मुस्तैद होने के बावजूद भी, सेना चाक चौबंद होने के बावजूद भी अगर ये घटना हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण है। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन वी.एन. झा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले कर्नल शिवदान जी के पास चलेंगे। शिवदान जी, मैं आपसे एक चीज़ समझने की कोशिश करता हूं कि निश्चित तौर पर इस देश में G20 हुआ, और G20 इस देश में हुआ जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। पाकिस्तान नहीं था, उसकी बौखलाहट साफ दिखाई देती है। लेकिन उसी के इर्द गिर्द अगर यह आतंकवादी हमला हुआ तो इसे कैसे देखें, कैसे समझें? देखिए, आतंकवाद अब समाप्ति के कगार पर है। अब इसको पुनर्जीवन करने के लिए पाकिस्तान झटपटा रहा है। उसको ये शौक लगा है कि G20 इतना सफल हुआ भारत में, भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई है, इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए इमीडिएटली आफ्टर G20 उसने ये हमला कराया है हमारे ऊपर। और अभी तक पाकिस्तानी टेररिज्म के एलिमेंट्स कश्मीर घाटी में प्रेजेंट हैं। वो हालांकि कम हो गए हैं, मगर छोटी मात्रा में अभी हैं। और लश्कर और जैश के आतंकी दोनों एक मिक्स हो चुके हैं। उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट बना लिया है, और वो अब जैसे कहते हैं दिया बुझते हुए और उसकी रोशनी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से ये कोशिश कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी भी एक्टिव हैं। पर ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इस आतंकवाद का सफाया कर दिया जाएगा, क्योंकि सेना ने अब ऑल आउट एफर्ट पूरे देश में चालू कर दिए हैं। और इस वक्त मैं आपको एक बताऊं, ये जो आतंकवादी इस वक्त एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर में, ये केवल जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से अंदर नहीं आ रहे हैं, ये पंजाब के बॉर्डर से भी अंदर इन्फिल्ट्रेट होते हैं और नेपाल के थ्रू भी आते हैं। और इस प्रकार से आकर के ये कश्मीर में पहुंच जाते हैं और वहां पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो हमें इस वक्त ऑल आउट होना है, अपनी पूरी सीमाओं को, चाहे वो पंजाब की सीमा है चाहे नेपाल की सीमा है, हर जगह चौकसी रखनी है, और इस प्रकार हम आतंकवाद पर कंट्रोल कर पाएंगे। ये बड़ा बात है, ये बड़ा संकेत है। और आपने एक महत्वपूर्ण बात ये की कि जम्मू कश्मीर की सीमा से नहीं, ये नेपाल से भी आ सकते हैं, आ रहे हैं, ये पंजाब के बॉर्डर से भी आ सकते हैं और आ रहे हैं। और यही कारण है कि सरकार ने जो इन राज्यों की सीमा है वो 50 किलोमीटर के करीब कर दी है कि वो अब तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके अंडर में रहेंगी, उनकी निगरानी में रहेंगी, जिससे लेकर बहुत सारा विरोध भी हुआ है। ग्रुप कैप्टन वी.एन. झा, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। झा साहब, वैसे तो तमाम जो देश की सीमाएं हैं उन पर चौकसी बढ़ा दी गई है, पहले से कहीं ज़्यादा निगरानी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बावजूद इसके जो अगर इस साल 40 आतंकवादी मारे गए हैं, और 40 आतंकवादियों में अगर कुछ एक छोड़ दिया जाए तो सारे आतंकवादी दूसरे देशों के थे, विदेश के थे, और ये कह सकते हैं हम कि वो पाक प्रायोजित थे। क्या कहें से? देखिए, जब हम लोग जानते हैं कि विदेशी क्या पाकिस्तानी आतंकवादी कह लीजिए, जब वो आ रहे हैं तो जो सबसे आसान तरीका है आने का वो तो वहां से आएंगे। लेकिन नेपाल से होके ऑल द वे जम्मू कश्मीर में एंटर करना और फिर जंगलों में जाके छुपना, ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, लेकिन पॉसिबल है। ऐसा भी एक आध केस में हुआ है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो वहाँ पे लॉन्च पैड में हैं, और लॉन्च पैड से स्नीक आउट करके वो आर्मी का फायर कवर लेके, चाहे वो सुरंग बना के आते हैं, चाहे कहीं और तार काट के आते हैं, लेकिन आते हैं। तो जब हम ये जानते हैं कि LOC के दूसरे पार में लगभग 28 लॉन्च पैड्स हैं और लगभग भरे पड़े हैं वो सब, तो हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते? क्या आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं?
सरकार तो कहती है कि आर्मी को खुली छूट दे रखी है हमने। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आर्मी को खुली छूट प्रोएक्टिव जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसके लिए दी गई है। हाँ, आर्मी अपने देश के अंदर में अब उसके हाथ बंधे नहीं है, जैसा 370 आर्टिकल जो था उसके पहले होता था। तो अपने देश के अंदर में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या कहीं और हो, वहां पे आर्मी को खुली छूट है। लेकिन जो प्रोएक्टिव होना चाहिए वो लॉन्च पैड के खिलाफ में। क्या पाकिस्तान एक अपना जो छद्म चादर है वो सीज फायर के रूप में ओढ़ा हुआ है? आज से 3 साल पहले हमने वो सीज फायर साइन की है। क्या भारतीय सेना वो सीज फायर को लेके वहां पे प्रोएक्टिव स्ट्राइक नहीं कर रही है? सीज फायर आर्मी के खिलाफ है, टेररिस्ट के खिलाफ नहीं है। और हम जानते हैं, सारे सबूत हैं कि लॉन्च पैड में सिर्फ टेररिस्ट हैं। तो टेररिस्ट के ऊपर में आप स्ट्राइक कीजिए ना। देखिए, आज के दिन में जंगल कह रहे हैं कि वो जंगल में आके छुप जाते हैं। ठीक है, दिन में जंगल में आके छुप ले, रात के टाइम में, इवनिंग के टाइम में हमारे पास में वो एयरक्राफ्ट हैं जो इंफ्रारेड को सूंघ लेते हैं, बहुत दूर से पता लगाते हैं। इंफ्रारेड किसी भी गर्मी का सोर्स है। तो जंगल में छिपे हुए ये आतंकवादी को इंफ्रारेड रेडार से पिकअप करके, चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर हो आपका, चाहे इसके लिए आपको अपना MiG-29 यूज करना पड़े, ग्राउंड अटैक्स यूज करना पड़े, कीजिए। ड्रोन यूज करना पड़े, कीजिए। इंफ्रारेड से शाम में, रात में वो उनका हाइड आउट सीख कीजिए और उसको वहां पे तबाह कीजिए। ये जो हमारे देश के अंदर में है, ये सिर्फ गिने चुने हैं, हैंडफुल हैं। लेकिन वो जो भी यहाँ पे हैं, उनको यहाँ के लोगों की किसी न किसी तरह से सहानुभूति मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। हैंडफुल ही लोग हों सिविलियंस में, लेकिन वो सपोर्ट मिल रही है। देखिए, मैं तो कश्मीर के वैली में पोस्टेड हुआ था जब ये रालिब सालिब गालिब जब ये शुरू हुआ था 1990 में, जनवरी में जब शुरू हुआ था, मैं उसके बाद ही वहाँ पे पोस्टेड हुआ था। और मैंने जो वहाँ पे तमाशा देखा हुआ है, मस्जिदों से खुलेआम गालियां हिंदुओं को काटने की बात आ रही, तो वहाँ पे रेडिकलिज्म जो है वहाँ पे चल रही है और काफी खुलेआम चलती है वहाँ पे। चाहे वो हम माने या ना माने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट की, सारे गवर्नमेंट की यही रही कि वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये वहां पे जिहाद चल रहा है। चाहे देखिए, आपके मुट्ठी भरी लोग अगर जिहाद को सपोर्ट करते हैं, अगर हमारे लोकल जो यूथ हैं वहाँ के, चाहे कश्मीर को हो या कहीं और हो, वो जाके वहां पे जिहाद ज्वाइन करते हैं, तो ये जिहाद है, आपको इससे अलग तरह से लड़ना पड़ेगा। देखिए, आप याद कीजिए, यहाँ पे फ्रांस में जो अटैक हुआ था, एक टीचर का सिर काट दिया था। उसके बाद फ्रेंच सरकार ने वहाँ के लोकल मस्जिदों में, लोकल मदरसों में एक सर्वे किया कि वहाँ के जो मुल्ले हैं वहाँ पे कौन हैं, और लगभग 70% जो मदरसे थे, जो मस्जिद थे, उसमें रेडिकल देशों से आए हुए मुल्ले थे। याद कीजिए, क्या हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोई रिसर्च हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज याद है, जब ये कोविड को लेके जब वो खोजबीन शुरू हुई थी कि किस मस्जिद में कहां से विदेश से आए हुए मुल्ले यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो कुछ जगह में इनपुट मिली थी। झा साहब, आपने सही कहा, लेकिन हमारे देश की परिस्थितियां थोड़ी सी ऐसी हैं, क्योंकि अभी भी जब वहां चुनाव की स्थिति नहीं है तो तमाम राजनीतिक पार्टी कई सारे आरोप सरकार के ऊपर लगाती है। हमारे देश में बैठे हमारे देश के ही राजनेता कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात करने लगते हैं, और तमाम जो देश विरोधी शक्तियां हैं उन्हें इन बातों से हिम्मत मिलती है। तो थोड़ा सरकार को भी मुझे लगता है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होता है, कभी 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। जी, आपने एकदम दुखती नर्व जो रग है उस पर अपना हाथ रखा हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो देश में इस तरह से जो एक सेना के खिलाफ, एक सुरक्षा तंत्र के खिलाफ में एक जो एक तंत्र बन रही है, इसको हम क्यों सहन कर रहे हैं? ये बात सही है कि आखिर क्यों इसे सहन किया जा रहा है। कर्नल शिवदान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवदान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसा कि जिक्र बीएन झा साहब भी कर रहे थे, हमारे पास अत्याधुनिक हथियार हैं, रात में भी तमाम ऐसे इक्विप्ड चीज़ें हैं कि हम लोगों को देख सकते हैं। अगर आतंकवादी जंगल में छुपे हैं तो उन्हें देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। बावजूद इसके आखिर इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं,
देश के शहीद परिवारों की तस्वीरें, उनका दर्द, उनकी आवाज, उनकी चीख, उनकी पुकार हमारे सामने बनी हुई है। तमाम सारी बातों का जिक्र होता है। देश के लोग इस बात को पूछते हैं कि जब हम अत्याधुनिक हैं, हमारे पास अत्याधुनिक हथियार हैं, हमारी सेना देश की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, बावजूद मुट्ठी भर आतंकवादी आते हैं और हमारे जवानों को शहीद बनाकर चले जाते हैं। ये कब तक? मैंने सेना के अंदर नौकरी की है जी। तो हमारे जितने भी ये ड्रोन्स हैं, ये जितने भी हथियार हैं, जो सर्वेलेंस वेपन्स हैं, इनके अंदर सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि ये लाइन ऑफ साइट में काम करते हैं। और वहां पर ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी की गुफाओं में, पहाड़ी के बीच में यदि पहाड़ी कोई आ रही है तो वहां पर इन हथियारों की लिमिटेशन हो जाती है। ये सर्वेलेंस डिवाइसेस वहां पर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी सेना को इनको लोकेट करने में इतना टाइम लग रहा है। वहां पर अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में मैनुअली काम होता है। लाइन ऑफ साइट से जो सामने नजर आता है वही ज्यादा इफेक्टिव होता है। हालांकि ठीक है, यदि वो लाइन ऑफ साइट में है तो हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस वो जाकर उनको ढूंढ सकते हैं। प्लेन में ठीक है, डेजर्ट्स में ठीक है और दूसरी जगहों में ठीक है, बट ऐसी पहाड़ी क्षेत्रों में इन सर्वेलेंस डिवाइसेस का अपनी लिमिटेशन होती है, इसलिए सेना को थोड़ा टाइम लग रहा है। ऐसे समय में यदि लोकल सपोर्ट यदि सेना को मिले अनकंडीशनली, जैसा पंजाब में वहां के लोगों ने दिया है, तो उस वक्त आतंकवाद पर शीघ्र लगाम लग सकती थी। मगर यहां पर जैसा कि झा साहब ने भी कहा है और मैं भी काफी दिन से कह रहा हूं कि लोकल जो सिंपैथी है पाकिस्तान के प्रति है, वो खाली इसलिए नहीं को चाहते हैं, मगर उनको डराया हुआ है, उनको इस प्रकार से भय में डाला हुआ है कि यदि आप हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपको खत्म कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। तो इस प्रकार का जो एक अंडरग्राउंड जो अंडरवर्ल्ड जैसा जो धमकी है वो वहां पर काम करती है। इसी प्रकार से धीरे धीरे ये सब समाप्त होगा और सब जो लोकल सिंपैथी है वो भी हमारे सेना के साथ आएगी और तब इनको पर जल्दी से जल्दी लगाम लग पाएगी। जी शिवदान जी, आप हमारे साथ रहें। असल में अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कुछ। अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमने सेना के 3 जाबाज अफसरों को खो दिया, जिसके बाद आम लोगों के साथ ही सरहद पर रहने वाले पूर्व सैनिकों का भी खून खौल रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडल ने उनसे खास बात की, सुनिए। मैं हूं अजय जंडियाल। अनंतनाग के कुकरनाग में हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के 3 अफसरों और जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डिप्टी एसपी की शहादत के बाद से लगातार देश भर में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ इस गांव के ही कुछ लोग हैं, सरपंच हैं बलवीर कौर, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या लगता है, होना क्या चाहिए। बलवीर जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, अब गुस्सा कितना आता है जब ये आपने सुना कि हमारे 4 जवान जो हैं, अफसर और जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, और क्या लगता है, आप लोगों ने तो पाकिस्तान को बड़े करीब से देखा है, होना क्या चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जंडियाल साहब। होना क्या चाहिए, मैं चाहूँगी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमें हुक्म दे दें। ये तो रहा हमारे साथ पाकिस्तान, हम लोग विदाउट यूनिफॉर्म सोल्जर हैं, खुद घुस के मारेंगे इन लोगों को, क्योंकि हमारे जितना इस टाइम गुस्सा आ रहा है कि पुलवामा हमें दोबारा याद दिलवा दिया इस 15-20 दिनों ने। हर रोज एक शहादत, हर रोज 2 शहादत, हर रोज 4 शहादत। शहादत एक जवान की नहीं होती, उसकी पूरे परिवार की होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक जवान गया, नहीं, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। आज वो खून देखने में हमारी कैपेसिटी अब खत्म हो गई, हम नहीं देख सकते। आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है बॉर्डर पर जो हालात हैं, बेशक अभी शांत हैं, मगर जो ये हुआ है उसके बाद कितना गुस्सा है लोगों में? गुस्सा तो बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा है, क्योंकि ये जो हालात है परमानेंट नहीं है। ये तो कुछ दिनों के लिए अभी ठीक हो जाते हैं, कभी फिर 1 साल के बाद फिर बिगड़ जाते हैं। इसलिए ये बॉर्डर के लोगों को जो त्रेवा गाँव है, सटा हुआ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर गाँव है, इसमें ऐसा है कि हर साल के बाद या 2 साल के बाद फायरिंग शुरू हो जाती है। तो लोग जो है जिम्मेदारी तबके के लोग हैं, वहाँ पर लोगों को जिम्मेदार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं खुद एक्स मैन हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि बॉर्डर के ऊपर जितने भी एक्स मैन हैं
इनको हथियार दिया जाए। अगर उनसे हम उधर लड़ने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, लगता है कार्रवाई पाकिस्तान होनी पर चाहिए। एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल जरूर, अभी बहुत जरूरी हो गया है। पाकिस्तान की मंजी ठोकनी चाहिए, ऐसे जे का बाज नहीं आएगा। हम जैसे सरपंच साहब ने बताया, हम सभी एक्स मैन हैं, हमें बंदूकें दी जाए, हम उन उग्रवादियों को ढूंढ कर निकालेंगे, जहाँ भी छुपे हुए हैं उनके घर से निकाल लेंगे। लेकिन मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हमें पता है हम बादल के लोग हैं, अगर लड़ाई होगी हमारा भी नुकसान होगा, हमें भागना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम 2-4 दिन देख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि ये शांति नहीं चाहिए, हमें इसका परमानेंट हल चाहिए। और अगर कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट को अगर शहादत देनी है, उनको सल्यूट करना है, ट्रिब्यूट देना है, तो उसके लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ आतंकी कैंपों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बयानों से कुछ नहीं होने वाला है। बंटी डिगरा के साथ अजय जंड्या, इंडिया न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अरनिया। उधर अनंतनाग में शहीद हुए सेना के जवानों अफसरों की शहादत को हर कोई सलाम कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लिहाजा एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया। कश्मीर में एक बार फिर से जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। आखिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता? 13 सितंबर को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर से आतंकी हमला करने की कोशिश की गई, और वो भी छुप छुपाते, जिस तरीके से पाकिस्तान की आदत रही है। आपको बता दें कि आतंकी हमले की खबर सेना को पहले लग गई थी, जिसके बाद तलाश जारी हो गई थी और उसी में मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलाबारी की जा रही थी, जिसके बाद भारत के 3 जवान शहीद हो गए। उनकी इस बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा, लेकिन इसी के साथ ही भारत भर में इस शहादत को लेकर गम भी है और गुस्सा भी भरपूर भरा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से एक बार फिर से आतंकियों का हमला जम्मू कश्मीर में देखा गया है, क्या कुछ पाकिस्तान से कहना चाहेंगे? पाकिस्तान से कहना चाहेंगे कि एक बारी सर्जिकल स्ट्राइक का उनको मज़ा नहीं आया क्या, जो वो दोबारा करवाना चाह रहे हैं। अगर हमारे देश का एक जवान मरेगा ना, तो हम उसके पूरा का पूरा पाकिस्तान ही खत्म कर देंगे जी। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो LOC और POK जो है उसको भी कब्जे मिले, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान को जिसमें अंदर भूखमरी हो रही है और वो हमारे को परेशान कर रहा है, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे देश के जवान, जिसकी बेचारे की मेरे ख्याल में 3 साल की बच्ची है और वो वीरगति को प्राप्त हो गया, तो क्या होगा उस घर का, ये नहीं समझ आ रही किसी को भी। और उसको सरकार को हर हालत के अंदर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। जी देखिए, फिर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड जो है वो आ रही है, क्योंकि एक बार पहले हुई थी जब पुलवामा अटैक हुआ था, तब की गई थी। क्या अब समय आ गया दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का? बिल्कुल, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री इस टाइम मोदी जी हैं, और मोदी जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी ने करके दिखाया है और आगे भी करके दिया है। जो हमारे 3 ऑफिसर शहीद हुए हैं कर्नल मनप्रीत के, उसमें उनका बदला 3 के बजाय 300 से लिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि बौखलाहट देखी जा रही है? जिस तरीके से भारत तरक्की पे तरक्की कर रहा है, बौखला गया है पाकिस्तान क्या? जी बिल्कुल बौखला गया है। और एक सर्जिकल स्ट्राइक की अब हम मोदी जी से अपील करते हैं कि फिर दोबारा से पाकिस्तान को करारा जवाब मिले, जिससे कि हमारे 3 जवान जो अफसर जो शहीद हुए हैं, इनकी शहादत को हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। और हम चाहेंगे कि अब वो समय आ गया है कि मोदी जी इसका जवाब जो है पाकिस्तान को अवश्य दें। जब तक ये POK हमारे अंडर में नहीं आएगा, जब तक ये हरकत करते रहेंगे, तो हम मोदी जी से अपील है कि ये POK को भी हिंदुस्तान में मिलाएं। वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम चाहती है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें, और वो हमारा गुणगान करती हैं। वो भी तंग आ चुके हैं इन लोगों से। तो ये आतंकवादी जब ही रुकेंगे कि जब तक ये एक सर्जिकल और स्ट्राइक उससे बढ़िया होगी, इनके अंदर जाके इनको मारेंगे, इनके आतंकवादी ठिकानों को ख़त्म करेंगे, जब भी हम समझेंगे कि इनको करारा जवाब हमारे सरकार ने दिया है। सरकार से अपील है कि एक सर्जिकल और करें।
एक सर्जिकल स्ट्राइक की और जरूरत आ गई है क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमला किया है। वहीं आपको बता दें जो टीआरएफ आतंकी संगठन है उसने एक बार अगस्त में भी कोशिश की थी जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे और एक बार फिर ये कोशिश हुई है जिसमें एक बार फिर भारत ने अपने 3 सपूतों को गंवा दिया। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर वही कोशिश की है और ये संगठन जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है आर्टिकल 370 हटने के बाद भी। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बशर्ते वो अपने देश की हालत को ना देखते हुए वो जिस तरह के गंद पे उतरे हैं, उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रहा इंडिया का इतना ऊपर जाना, G20 का सफल हो जाना, और उसके लिए वो क्या टारगेट कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बलों को। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का एक एक बच्चा वो दमखम रखता है और आज की डेट में तो हमारा नेतृत्व जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं इस देश का, वो जीता जागता एक वर्ल्ड लीडर के रूप में सारी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से तो खत्म हो ही चुका है, अब मुझे लगता है देश के नक्शे विदेश जितना भी पूरे वर्ल्ड के मैप में ना वो गायब हो जाने की सारे काम करने में लगा हुआ है। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ, चेता देना चाहता हूँ कि आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि आप हमें इस तरीके से डरा लेंगे, हमारे देश में इस तरह से अराजकता फैला लेंगे, तो हर एक व्यक्ति एक है और ये इस बार का जवाब उन्हें इस तरीके से मोदी जी देंगे। हम अपनी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मोदी जी आपसे कृपया करके ये अपील है हम सब नागरिकों की कि वो जो बच्चे जो हमारे जो भारतीय सेना के अफसर जो शहीद हुए हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप उनकी तरफ देखिए और ऐसा दोबारा ना हो ऐसा सबक आप पाकिस्तान को सिखाइए, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो और चाहे जो भी जिस तरीके से वो जवाब मांगना चाहते हैं, हम बिल्कुल आप जवाब दीजिए, पूरा देश की जनता आपके साथ है। और अगर वही बात करें जिन जवानों ने जो शहीद हो गए उनकी अगर बात करें तो उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। उनके बच्चों की बात करें तो जो हुमायूं भट्ट जो शहीद हुए हैं उनकी लड़की सिर्फ 2 महीने की थी। तो आप देख सकते हैं उनके परिवार पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। और सिर्फ उनके परिवार पर भी नहीं बल्कि भारत के हर एक व्यक्ति आज उसी भावना से गुजर रहा है, उसी शोक से गुजर रहा है जो उनके परिवार वाले जिस भावना से गुजर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि हर कोई यही चाहता है कि भारत पाकिस्तान को एक बार फिर वही जवाब दे जो पुलवामा के समय दिया गया था। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे पास दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी हैं और इसके साथ साथ ग्रुप कैप्टन BN झा साहब भी है। झा साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं क्योंकि आपने सुना भी होगा तमाम लोगों को, जितने भी लोगों की भावनाएं यहां पर दिखाई दी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक ज़रूरी है। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, कोई फ़र्क पाकिस्तान पर नहीं पड़ा, कोई फ़र्क आतंकवादियों पर नहीं पड़ा। इन्फिल्ट्रेशन लगातार होता जा रहा है, हमारे जाबाज सिपाही शहीद होते जा रहे हैं, आतंकवादियों की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। इसका उपाय क्या है, इसका हल क्या है कि ये चीज़ जड़ से ख़त्म हो जाए? मनोज जी, पिछली बार जब मैंने एक सवाल उठाया था कि कुछ लोग हमारे यहाँ पे ऐसे हैं, तो मैं अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया था। जी जी जी। देखिए, जो एक चीज है कि सबों को गुस्सा है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, स्ट्राइक जरूर होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक और नहीं, क्योंकि आप याद कीजिए जब 2019 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर मैं देख रहा हूं कि 12 जून 19 को उसी साल 5 जवान को उन्होंने मारा अनंतनाग एरिया में ही। जी जी। उसके बाद दिसंबर 21 में उन्होंने 14 सोल्जर्स हमारे मारे। ये सब सर्जिकल स्ट्राइक की बात है। उसके बाद अभी पिछले अप्रैल में 5 जवान मारे गए वहां पे, जो भिम्बर गली में जो उन्होंने मारा था उनको। तो मतलब सर्जिकल स्ट्राइक सफिशिएंट नहीं है, इसको सस्टेन करना पड़ेगा। और वो किस तरह से होगा, यही चीज मैंने आपको इंडिकेशन हिंट दिया था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है इसको आप किस तरह से सस्टेन इस तरह से कर रहे हो कि जो आतंकवादी जो उधर से आते हैं उसको तो आपने मार दिया, आपने पाकिस्तान को डरा दिया, लेकिन हमारे यहाँ जो है आतंकवादी सपोर्टर्स उसको क्या करो। यही पे मैंने जो एक सेंटेंस आपको कही थी, जो यहाँ पे हमारे छुपे हुए जो दुश्मन हैं, जरा सुनिएगा और जरा मुझे समझ लीजिएगा इसमें, उसका हम क्या कर रहे हैं। देखिए, अभी हम सर्जिकल स्ट्राइक बात कर रहे हैं और ऑलरेडी आज के दिन में अपोजिशन ये कह रहे हैं, कुछ लोग देशद्रोही जो हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय सरकार अब दूसरा पुलवामा करवाने वाली है। ये लोग जो ऐसा बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अब भारतीय सरकार दूसरा पुलवामा करवाने वाली है, आज ही एक चैनल पर मैं देख रहा था, अपोजिशन पार्टी का एक आदमी कह रहा था कि पुलवामा जो पिछले हुआ था वो भारत सरकार ने करवाया था। अभी एक कोई युवा नेता जाता है हमारे लद्दाख में,
वो कहता है कि चीनी सेना यहाँ पे बैठी हुई है। एक कोई दूसरा नेता कह देता है कि वहां पे अरुणाचल में जो तवांग एरिया है वहां पे भारतीय सेना पिट रही है। भाई ये लोग इतना देशद्रोह की बातें कर रहे हैं, हमारी गृह मंत्रालय उनको अरेस्ट करके सेना को क्यों नहीं सौंपती है कि आप प्लीज इनसे पूछिए कि हमारा कौन सा एरिया छीन लिया हुआ है, पुलवामा का अटैक भारत सरकार ने कैसे कराया था, जो वहां पे तवांग में हमारी सेना कैसे पिट रही है। इन सारे देशद्रोहियों को एक एक करके आर्मी को सौंपिए, आर्मी अच्छा इंटरोगेशन करती है, लेकिन इनको यहाँ पे पहले पकड़ने का काम जो है गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय इतना छूट क्यों दे रही है? रोज हम किसी न किसी चैनल पे देख रहे हैं, कोई एक आदमी कहता है कि हाँ वो जो पुलवामा हुआ तो वो तो भारत सरकार ने करवाया था, मोदी ने करवाया था। कैसे सह रहे हैं हम इसको? ये विडंबना है, ये विडंबना है कि कम से कम राजनीति से इन सब चीजों को परे रखना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। वीएन झा साहब ने जो बातें कही हैं वाकई काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवदान जी, चूंकि लंबे समय से देखा है कि कश्मीर में अब उस तरीके से पत्थरबाजी की घटना जो आए दिन होती थी, लाल चौक से वो तमाम तस्वीरें निकल कर आती थी, अब उस तरह की घटना नहीं होती है, लेकिन आतंकवादी घटनाएं, उनके द्वारा किए गए हमले बढ़ रहे हैं। और वहां पर अगर देखा जाए, तमाम वहां के जनमानस को देखा जाए, तो कश्मीर की स्थिति, कश्मीर के लोग जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, जिन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके मन में क्या है, वो क्या मानते हैं? पत्थरबाजी घटना रुकी हैं और ये जो सामूहिक रूप से जो बड़े बड़े प्रदर्शन हुआ करते थे भारतीय सेना के विरुद्ध या भारतीय सरकार के विरुद्ध, वो सब रुक चुके हैं, क्योंकि वहां पर 370 हटने के बाद में देश का नॉर्मल कानून लागू हो गया है, जैसे आम आदमी को सुरक्षा महसूस हो रही है। पहले ये सब नहीं था। वहां पर आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस करता था, कुछ लोगों के हाथ की मुट्ठी के अंदर अपने को महसूस करता था। तो इसलिए आम आदमी भारत सरकार, मगर ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं, जो स्लीपिंग एजेंट्स बचे हैं, इनको वहां की सुरक्षा, वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या वहां की लोकल पुलिस है, उसके साथ मिलकर के इनको लोकेट करना चाहिए और इनको जेलों में डाला जाना चाहिए जी। क्योंकि ये जब तक ये एलिमेंट्स पाकिस्तान को शेल्टर प्रोवाइड करते रहेंगे, उनके जो टेररिस्ट आते हैं उनको इंडिया में आने के बाद शेल्टर भी चाहिए, उनको डायरेक्शन भी चाहिए, उनको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये सब रेडिली इनको अवेलेबल कराते हैं यहाँ के लोकल कॉन्टैक्ट्स। तो इनको यदि हमें इसको आमूल रूप से समाप्त करना है तो हमें इस वक्त ऑल आउट जाकर के पूरे कश्मीर में पूरी तरह से इन सारे एलिमेंट्स को समाप्त करना होगा और तभी इस आतंकवाद का कश्मीर से सफाया हो पाएगा। तभी इस आतंकवाद का कश्मीर से सफाया हो पाएगा, ये बड़ी बात है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी आड़े आती है। शिवदान जी ने अपनी महत्वपूर्ण बातें कही। झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। झा साहब, अगर तस्वीरों को देखा जाए, क्योंकि वहां पर काफ़ी सख्ती की है, जिस तरीके से वहां पर उपराज्यपाल का पूरा प्रशासन है वो वहां पर चीज़ों को देख रहा है, क्या आप मानते हैं कि वर्तमान चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि जो घटना हो रही है वो घटना की तस्वीरें हमारे साथ हैं, तमाम जो शहादत हुई है उन लोगों की भी तस्वीरें हैं, वहाँ के लोग क्या मानते हैं, लोगों में कितना गुस्सा है, वो भी वहाँ पर तस्वीरें हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव ज़रूरी है या फिर इसे और कुछ वक्त तक टाला जाए जब तक कि कम से कम इस तमाम सारी तस्वीरों को, इन तमाम सारे घटनाक्रम को या इन लोगों को आइडेंटिफाई न कर लिया जाए? देखिए, विधानसभा चुनाव होना चाहिए, होना चाहिए, वो गृह मंत्रालय, वो रक्षा मंत्रालय और वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो तय करेगी जी। उनको जब लगेगा कि हाँ वहाँ पे सुरक्षा समग्र है वो कर सकते हैं। लेकिन ये सुरक्षा का सवाल नहीं है मनोज जी, ये टेररिज्म आज से शुरू नहीं हुई है। ये 1988 से जो सक्षम रूप से जो इंसर्जेंसी और जो जिहाद शुरू हुई वहाँ पे, जिसके चलते कि 19 जनवरी 1990 को कश्मीरियों का वहाँ पे विनाश करना शुरू हुआ था, नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था वहाँ पे। ये एक कंटिन्यूड घटनाक्रम है, लेकिन मैं उससे आपको और आगे ले जाता हूँ। देखिए, हर कभी ना कभी एक कोई ऐसा एक्शन करते हैं हम लोग, ऑपरेशन ऑल आउट, फलाना चीज, ये हो सब क्या है। इस सरकार ने, मोदी सरकार के अंदर में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे जो मिलिटेंट है सफाया हुआ उनका, लेकिन कोई मुझे बताए, कोई देश को बताए कि ये मिलिटेंसी, ये टेररिज्म यहाँ पे क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है।
आप लोग मर्ज को ट्रीट कर रहे हैं। मैं भारत सरकार को चुनौती देता हूं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ी हुई है, क्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाला कुछ और नहीं, कुरान के 31 आयतें हैं जो टेररिज्म पैदा करती हैं। वैसे कहने के लिए 60 आयतें हैं जिसमें कि कहीं न कहीं नफरत, कहीं न कहीं इंटॉलरेंस दिखाता है, लेकिन ये 31 आयतें जो हैं ये सीधे सीधे लोगों को कहता है कि तुम इंटॉलरेंट बनो, तुम किसी और को एक्सेप्ट ना करो। और ये चिट्ठी मैंने ये आर्टिकल मैंने गृह मंत्रालय को भी भेजा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को भेजा हुआ है, सबको भेजा हुआ है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप याद कीजिए रिजवी को, मोहम्मद रिजवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिला डाला था कि कुरान की कुछ जो आयतें हैं उससे जो टेररिज्म बढ़ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको बैठा के फेंक दिया। अरे एक टीम तो बैठाओ, एक सर्वदलीय बैठाओ और उनको कुरान का वो आयतें पढ़ने दो। बार बार हर जगह से यही आवाज आ रही है। आज देखिए यूरोप में कुरान जलाया जा रहा है, लेकिन कुरान जलाने से क्या होगा? कुरान को प्रीच करने वाले जो हैं वो ज्यादातर रैडिकल्स हैं, और जब वो रैडिकल दूसरे लोगों को प्रीच करते हैं तो उससे रैडिकलिज्म नहीं होगा। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी को ट्रीट कीजिए। पहले कुरान से उन आयतों को निकालिए या उसको मॉडिफाई कीजिए, उसके बाद सारे स्कूल मदरसों में ये जो सौहार्द होना है भारत में, क्योंकि ये सब लोग हमारे ही हैं। ये जो 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 कन्वर्ट किए हुए हैं ये भारतीय हैं। इसमें इससे ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ देम they are as good of a Indian, as good of a patriot as anyone else. तो ये जो घृणा फैलाई जा रही है, इसके डिजीज को ढूंढो, और वो डिजीज है कुरान के उन आयतों को निकालिए। बिल्कुल इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, और ये एक बड़ी समस्या है। अब इसको कैसे निपटा जाए ये सरकार तय करे। शिवदान जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों को देखा जाए तो पाकिस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। कई सारे मामले हैं, चाहे वो आर्थिक मामले हों या फिर रक्षा से जुड़े मामले हों या फिर चांद पर पहुंचना हो, तमाम सारी चीजें हैं। भारत एक के बाद एक चीजें पार कर रहा है। पाकिस्तान को अगर देखें तो वहां की माली हालत बहुत खराब है, पाकिस्तान कर्ज में डूबता जा रहा है। चाइना के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं। चाइना ने जो उसे कर्ज दिया है उसे अपने हिसाब से वो उससे शर्तें मंगवा रहा है। तो जो पड़ोसी देश है, अगर वहां की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जाए, वहां पर भुखमरी जैसी स्थिति हो जाए, वहां पर बिजली नहीं है, खाने को नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, वहां की आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहां की पूरी सत्ता, वहां का पूरा शासन सेना के कब्जे में है, भारत के लिए, बढ़ते हुए भारत के लिए पाकिस्तान कितना खतरनाक भविष्य का पाकिस्तान? देखिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी दिया हुआ है कि बुरा पड़ोसी, इस प्रकार का पड़ोसी एक सबसे बड़ा कष्ट है आदमी के लिए जी। भारतवर्ष के लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हमें मिला है, जिसके शासकों ने शुरू से ही, जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, पाकिस्तान में देश निर्माण का काम किया ही नहीं। वो हमेशा पाकिस्तान में सस्ते माध्यमों से पाकिस्तान में राज करना चाहते थे और पाकिस्तानी जनता का शोषण करना चाहते थे। अभी तक पाकिस्तान में कोई भी सुधार लागू नहीं हुआ है। वहां पर भूमि सुधार नहीं हुआ है, वहां पर और प्रकार से किसी प्रकार से जनता की भलाई के काम नहीं हुए हैं, कोई वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर आतंकवाद को देखकर किसी ने इन्वेस्ट ही नहीं किया है। तो इसलिए वहां की जो गरीबी है वो और बढ़ती जाएगी और वहां पर महंगाई और बढ़ती जाएगी, और ये पाकिस्तान इस प्रकार से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जी। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को मजबूत रखना है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है और हमेशा इस पाकिस्तान पर नजर रखनी है। और ये जो पाकिस्तान की सरकार है हमेशा सनसनी फैला करके अपने देश के नागरिकों का ध्यान बटाना चाहती है। इस प्रकार की आतंकवादी घटना हमारे भारत में करा करके वो वहां की जनता का मनोरंजन करने की कोशिश करती है कुछ दिन के लिए, और दिखाने की कोशिश करती है कि हम अभी भी भारत को हर प्रकार से तंग और परेशान कर सकते हैं। तो ये सब वहां की सरकारों के एक सस्ते हथकंडे हैं जिनको अपना करके वो वहां पर शासन करती है। जी जी, तमाम सारी परिस्थितियां। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। अपने अपने विचारों को उन्होंने रखा और बताया कि किस तरह की परेशानी है और उसका निदान कैसा है।